एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले साइंस। तो यहाँ पे हमने आपका सॉलिड स्टेट स्टार्ट करा हुआ था और पार्ट नंबर 4 तक हमने सारी यूनिट सेल्स को डिस्कस कर लिया था। अब बस छोटे छोटे टॉपिक्स ही इसमें बचे हुए हैं, लेकिन थियोरेटिकल पोर्शन रहेगा आज की क्लास का थोड़ा सा। फिर भी आपको यहाँ पे पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और एक छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, जिसे हमें डिस्कस करना है। काफ़ी इजी ये टॉपिक रहता है आपका। यहाँ से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस आपको याद करनी है, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है। अगर आपको यहाँ पे थियोरेटिकल किसी भी पोर्शन में कहीं पे भी आता है तो उसके लिए एनसीईआरटी की कंटेंट की रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी ही मैंने यहाँ पे बेसिकली उसका ही कंटेंट यहाँ पे लिया हुआ है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो हमारा आज की क्लास में चैप्टर का थियोरेटिकल पोर्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपका ये चैप्टर सॉलिड स्टेट ख़त्म हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम है तो मेक श्योर आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जो भी लाइव सेशन आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर उसको लाइव हमें डिस्कस करना है सो दैट आप डाउट्स पूछ सको अपने साइड बाय साइड, तो वो भी हम कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो टाइमिंग्स है, जिस टाइम पे आप लाइव क्लास चाहते हो और जिस दिन आप लाइव क्लास जाते हो, संडे को छोड़कर, प्लीज़ संडे को छोड़ देना प्लीज़, ठीक है। तो संडे को छोड़कर आपको जिस भी दिन लाइव क्लास चाहिए, जो भी टाइम चाहिए, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में सॉलिड स्टेट चैप्टर का थियोरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वाला पोर्शन है, थोड़ा सा थियोरेटिकल रहेगा बट इजी और मज़ेदार लगेगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। और जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। मेजर 3 टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, साथ के साथ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी एंटी फेरी मैग्नेटिज्म, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है डिफेक्ट्स का। तो बेसिकली अगर हम बात करें, कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती ही नहीं है, कहीं ना कहीं डिफेक्ट तो राइज होता ही है। हम भी परफेक्ट नहीं होते, कोई और अगर आप बात करते हो तो कोई भी 100% परफेक्ट तो होता ही नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें सॉलिड कंपाउंड्स की या सॉलिड स्टेट में, कोई भी पार्टिकल अगर होगा, कोई भी चीज़ अगर होगी तो वो परफेक्ट नहीं होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ऐसा माना जाता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन होते हैं। बट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो डिफेक्ट्स वहाँ पे राइज होते हैं। अब इन डिफेक्ट्स का मतलब क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल्स क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, इनको एक एक करके यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करना व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि बच्चों को कंसेप्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर का पता ही नहीं होता। अगर आपको याद है, क्लास 11th में एक चैप्टर मैंने आपको करवाया था, दैट वाज स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर। उसके अंदर मैंने आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कंसेप्ट बताया था। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज बेसिकली 0 केल्विन, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, दिस इज मिनिमम टेम्परेचर, और पूरे यूनिवर्स में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है दैट इज 0 केल्विन। 0 केल्विन को हम -273 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। देखो, मैक्सिमम टेम्परेचर की कोई भी लिमिट नहीं होती है, ठीक है। 1000, 10,000 डिग्री सेल्सियस, कितना भी नंबर आप यहाँ पे बोल सकते हो। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम टेम्परेचर, तो वो जो मिनिमम टेम्परेचर होगा दैट इज 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस इज योर मिनिमम टेम्परेचर। इसके बियॉन्ड कोई भी टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉयल्स लॉ के अंदर समझाया था कि इसके बियॉन्ड अगर टेम्परेचर राइज करेगा, बियॉन्ड एग्जिस्ट करेगा टेम्परेचर, तो उसके लिए जो आपका वॉल्यूम हो जाएगा सिस्टम का, दैट विल बी नेगेटिव, और वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो द मिनिमम टेम्परेचर इज 0 केल्विन, दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस, ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो माना जाता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं,
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो पैकिंग होती है वो परफेक्ट पैकिंग होती है। अब परफेक्ट पैकिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं बोल रही हूँ मेरा NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, तो परफेक्ट का मतलब ये है कि Na पॉजिटिव के साथ में Cl माइनस आएगा, Cl माइनस के साथ में Na पॉजिटिव आएगा, Na पॉजिटिव के साथ में Cl माइनस आएगा। तो इस तरीके से आपका पैकिंग होता है। देखो पॉजिटिव को सराउंड करने वाला नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी ऊपर Cl माइनस होगा, इधर भी Cl माइनस होगा। तो जब आप पूरी लैटिस लेते हैं तो Cl माइनस के साथ में यहाँ पे Na पॉजिटिव आएगा। अब Cl माइनस के नीचे Na पॉजिटिव आया, ठीक है, ऐसे ही Na पॉजिटिव के नीचे Cl माइनस। पॉजिटिव को एनायन सराउंड करता है और केटायन को एनायन सराउंड करता है। इस तरीके से आपकी लैटिस बनती है। फिर Cl माइनस आएगा, ऐसे ही अब Cl माइनस के नीचे Na पॉजिटिव आया, Na पॉजिटिव के नीचे Cl माइनस आया। इट कंटिन्यूज ऑल ओवर। आ रही है बात समझ में? सो दिस इज योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, परफेक्टली क्रिस्टलाइन क्रिस्टल लैटिस आप बोल सकते हो। लेकिन ये आप बोलोगे कि ये कब एग्जिस्ट कर रहा है? 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आते हो, 25 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा हो गया, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे ये जो क्रिस्टल है ये परफेक्टली इस तरीके से नहीं लगा होता। जो आपको ये दिख रहा है वो परफेक्टली इस तरीके से नहीं होता। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से सिस्टम के अंदर डिफेक्ट राइज कर जाते हैं, डिफेक्ट राइज कर जाते हैं, ठीक है। और डिफेक्ट राइज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि बेसिकली अब आपका सिस्टम इस तरीके से नहीं दिखेगा। डिफेक्ट कैसे राइज करेंगे? हो सकता है Na पॉजिटिव यहाँ से गायब हो जाए, हो सकता है Cl माइनस यहाँ से निकल जाए, हो सकता है Na पॉजिटिव कहीं और पहुँच जाए। यहाँ पे प्रेजेंट था ना Na पॉजिटिव, Cl माइनस यहाँ पे प्रेजेंट था, तो Na पॉजिटिव हो सकता है थोड़ा सा डिस्प्लेस होके टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा डिस्प्लेस होके इसकी इंटरस्टिशियल साइट पे पहुँच जाए। तो ये छोटे छोटे डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये Cl माइनस, ये Na पॉजिटिव इस तरीके से होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ऑफ केटायंस या एनायंस देख सकता है, हो सकता है वो लैटिस में से निकल जाए, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे हमें पढ़ना है, लेकिन वो हाई टेम्परेचर पे ही होती है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये लैटिस स्पेसेस हो जाएंगे। और बीच में ये जो खाली स्पेस है जिसे वॉइड्स भी बोलते थे, इनको हम एक नया नाम लेते हैं विच इज़ इंटरस्टिशियल साइट्स। इनको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोलते हैं। समझ आई बात? ठीक है। सो दिस इज द समरी ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एज वी नो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन पे द सब्सटेंस विल बी परफेक्टली क्रिस्टलाइन, ठीक है, परफेक्ट क्रिस्टल होगा। बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो सॉलिड के अंदर डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वी हैव स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, वी हैव नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और हमारे पास एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी होता है। कौन कौन से डिफेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं? स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमें यहाँ पे पढ़ने होते हैं। जब हम बात करते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो यहाँ पे स्टोशियोमेट्री ऑफ द सिस्टम इज मेंटेन्ड। स्टोशियोमेट्री ऑफ द सिस्टम इज मेंटेन्ड का मतलब क्या है? अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करूँ तो जितने पॉजिटिव पूरे लैटिस के अंदर जितने पॉजिटिव Na पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव Cl माइनस होंगे, वो मेंटेन रहना चाहिए। स्टोशियोमेट्री मेंटेन्ड का मतलब क्या है? हम बोलते हैं कि स्टोशियोमेट्री क्या रहनी चाहिए? स्टोशियोमेट्री ऑफ द सिस्टम मेंटेन्ड रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? स्टोशियोमेट्री ऑफ सिस्टम मेंटेन्ड रहनी चाहिए का मतलब ये है कि आपके सिस्टम के अंदर या क्रिस्टल लैटिस के अंदर जितने केटायंस होंगे, नंबर ऑफ केटायंस जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ एनायंस भी होने चाहिए। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 केटायंस है, तो एनायंस भी कितने होंगे? 8 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये क्या है? जितने केटायंस है उतने ही एनायंस है। और अगर कोई भी डिफेक्ट आता है और इस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि जितने केटायंस है उतने ही एनायंस क्रिस्टल लैटिस के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे? हम वर्ड यूज़ करेंगे कि इसके अंदर तो स्टोशियोमेट्री इज मेंटेन्ड, इसके अंदर तो स्टोशियोमेट्री इज मेंटेन्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
तो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, स्टोशियोमेट्री मेंटेन रहती है, मतलब नंबर ऑफ केटाइंस और नंबर ऑफ एनाइंस सेम होंगे। नॉन स्टोशियोमेट्री में स्टोशियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, नंबर ऑफ केटाइंस और नंबर ऑफ एनाइंस इक्वल नहीं होंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ केटाइंस और नंबर ऑफ एनाइंस अगर इक्वल हो गए तो वो स्टोशियोमेट्री है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ केटाइंस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एनाइंस, तो वो नॉन स्टोशियोमेट्री है। यहाँ पे दो केसेस राइज करते हैं, नंबर ऑफ केटाइंस हो सकता है नंबर ऑफ एनाइंस से ज़्यादा हो, और हो सकता है कि नंबर ऑफ एनाइंस नंबर ऑफ केटाइंस से ज़्यादा हो। जब केटाइंस ज़्यादा होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और एनायन ज़्यादा हो तो उसे हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। आप यहीं पे समझ सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं एक मेटल की, तो मेटल क्या होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं मेटल्स, ठीक है। और केटायंस भी क्या होते हैं, आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल लो या फिर उनके नेचर बोल लो कि वो क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है। जो केटायंस होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है। तो यहाँ पे हम केटायन को एज मेटल ही मान लेते हैं, केटायन को एज मेटल ही मान लेते हैं। अगर नंबर ऑफ केटायन ज़्यादा होंगे एनायन से, ठीक है, ये कैसे आएगा ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, बट नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में केटायंस और एनायंस का नंबर सेम नहीं होगा। और केटायंस अगर ज़्यादा होंगे तो वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोला जाएगा, केटायंस कम होंगे तो वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोला जाएगा, ठीक है। और इम्प्योरिटी में आप बाहर से चीज़ें डालते हो, डोपिंग होती है, ठीक है, तो वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोला जाता है। क्लियर है। तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिफेक्ट राइज करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपका स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं पूरे डिफेक्ट को। वी हैव वैकेंसी डिफेक्ट एंड वी हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पूरे डिफेक्ट को मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज वैकेंसी डिफेक्ट, अनदर वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, जो क्रिस्टल पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो एटम्स या पार्टिकल्स, जो एनायंस, केटायंस या फिर जो भी मॉलिक्यूल आपका क्रिस्टल लैटिस बना रहा है, जो क्रिस्टल पॉइंट्स बना रहा है, अगर वो गायब हो जाए अपनी जगह से तो यहाँ पे क्या राइज हो गया, वैकेंसी राइज हो गई। यहाँ से Na पॉजिटिव चला गया तो यहाँ से यहाँ पे क्या राइज हो गया, यहाँ पे वैकेंसी राइज हो गई, तो इसे बोलते हैं वैकेंसी राइज। तो केटायंस और एनायंस जब अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं, पूरे क्रिस्टल लैटिस को छोड़ देते हैं, तो उसे वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। हो सकता है कि Na पॉजिटिव जो है, Na पॉजिटिव यहाँ से निकल के इस इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ जाए। यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, लेकिन Na पॉजिटिव इस इंटरस्टिशियल साइट पे, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, सारी ये सारी क्या इंटरस्टिशियल साइट, तो ये इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ जाए, या कोई भी बाहर से चीज़ आ रही है और इस इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। अगर लैटिस से पूरा निकल गया, जैसे Na पॉजिटिव यहाँ से लैटिस से पूरा निकल गया तो यहाँ पे वैकेंसी है। अगर यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। तो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स दो पार्ट्स में डिवाइड करी जाती है। वन इज वैकेंसी डिफेक्ट, अनदर वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। सो अगर आपकी साइट्स की जो लैटिस पॉइंट्स है वो निकल गए तो वैकेंसी क्रिएट होती है, तो वैकेंसी डिफेक्ट। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब जो केटायन और एनायन लैटिस बना रहे हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए, वो अगर इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ जाए तो उसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। बोथ इंटरस्टिशियल एंड वैकेंसी डिफेक्ट्स अराइजेस इन नॉन आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, और फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट हमें यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये लिख लो कि आयनिक सॉलिड में, ये ना आपको बहुत हेल्प करेगी, ये आपकी एक ट्रिक मान लो कि हम जो डिफेक्ट्स पढ़ेंगे वो आयनिक सॉलिड्स में ही हमें यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने हैं। तो आयनिक सॉलिड्स में इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है, आयनिक सॉलिड्स में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। क्या मेंटेन रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कैसे भी करके हमें, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज को टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल रखना है। टोटल पॉजिटिव चार्ज को
टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल रखना ही है, चाहे वो केटाइंस के थ्रू हो, चाहे वो एक्स्ट्रा एनाइन इलेक्ट्रॉन वगैरह ऐड करके हो, ठीक है। तो अपने को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखनी है। आयनिक सॉलिड्स के डिफेक्ट्स जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। टोटल केटाइन और एनाइन के जो चार्जेस हैं, टोटल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ओके, सो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट एज वी सेड कि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस सेम रहेंगे, स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए क्रिस्टल लैटिस की। इसमें सबसे पहले जो कैटेगराइजेशन हम पढ़ रहे हैं आयनिक सॉलिड्स के लिए, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। वो कौन सा पढ़ रहे हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट में होता कुछ ऐसे है, ये आपके एग्जाम्पल्स याद रखने, आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। NaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl और AgBr। NaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl और AgBr, ये क्या दिखाते हैं? ये आपके शॉर्टकी डिफेक्ट को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट को दिखाते हैं। नाउ व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट? तो शॉर्टकी डिफेक्ट में आपके इक्वल नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस क्या होंगे? आपकी लैटिस से निकल जाएंगे, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस लैटिस से निकल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये Na पॉजिटिव है, ठीक है, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, NaCl का क्रिस्टल लैटिस में आपका बना के दे रही हूँ। एक सेकेंड, ठीक है, NaCl का मैं क्रिस्टल लैटिस आपको बना के दे रही हूँ। सो Na पॉजिटिव के साथ में Cl माइनस होगा, Cl माइनस के नीचे Na पॉजिटिव, इसके नीचे Cl माइनस, इसके नीचे Na पॉजिटिव, इधर Cl माइनस, इधर Na पॉजिटिव, फिर इसके नीचे Cl माइनस, इधर Cl माइनस, इधर, इधर और फिर इधर Cl माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा NaCl का क्रिस्टल लैटिस। अब शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस और एनायंस लैटिस से निकलेंगे। अगर आप इसमें से एक केटाइन हटा देते हैं, अगर एक केटाइन हटाया है तो एक एनाइन भी निकलेगा। तो कहीं से भी लेटर से कि एनाइन यहाँ से निकल गया, यहाँ पे वैकेंसीज राइज हो गई, ठीक है, यहाँ पे वैकेंसीज राइज हो गई। तो इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस अगर मिस हो जाते हैं आपकी लैटिस से, तो वो शॉर्टकी डिफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब आप देखो ये स्टोइचियोमेट्री है या नहीं है? बिल्कुल स्टोइचियोमेट्री है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस अभी भी सेम रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ केटायंस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ एनायंस कितने हो गए? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये यहाँ पे ये स्टोइचियोमेट्री मेंटेन करके रखा हुआ है, तो स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट तो है, लेकिन ये स्टोइचियोमेट्री के अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जाम्पल है। शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस गायब हो जाते हैं। अब अगर गायब हो जाते हैं मतलब क्रिस्टल लैटिस से निकल जाते हैं, तो इसकी वजह से मास डिक्रीज हो जाएगा, है ना, सब कुछ निकल गया, तो इसकी वजह से मास डिक्रीज हो जाएगा। और डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी वजह से डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विल ऑल्सो डिक्रीज, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। सो दिस डिफेक्ट occurs due to missing of same number of cations या anions from the lattice site. This type of defect is shown by substances जिनका high coordination number होता है। तो NaCl में Na और Cl का high coordination number 6 होता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बट शॉर्टकी डिफेक्ट कौन दिखाता है? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। और ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, और इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी ऑफ द सिस्टम या डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस डिक्रीजेस, ठीक है। सो दिस इज योर शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जाम्पल्स। इसके बाद स्टोइचियोमेट्री का जो सेकेंड एग्जाम्पल है दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस में आपकी स्टोइचियोमेट्री तो मेंटेन रहेगी। स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ केटायंस और टोटल नंबर ऑफ एनायंस सेम रहेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, केटायन जो है यूजुअली छोटे साइज का होता है। हमने पढ़ा होता है केटायंस का साइज एनायंस से छोटा होता है। जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती है इनका साइज छोटा होता है, तो यूजुअली केटायन मूव कर जाता है पूरे क्रिस्टल लैटिस में से, केटायन आपके इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ जाएगा। ये फ्रेंकल डिफेक्ट है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में अगर आप देखोगे तो अगर हम AB टाइप का सॉलिड लैटिस ले तो A पॉजिटिव B माइनस, A पॉजिटिव B माइनस, इसके नीचे B, इसके नीचे A, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे B के नीचे A आना चाहिए था। अब A पॉजिटिव अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होके इस इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ गया। तो दिस इज योर फ्रेंकल डिफेक्ट। यहाँ पे भी टोटल केटायंस और एनायंस अभी भी सेम रहेंगे,
टोटल केटाइंस और एनाइंस क्या रहेंगे, पूरी क्रिस्टल लैटिस में सेम है, कुछ गायब थोड़ा ना हुआ है, तो जितने केटाइंस और एनाइंस हैं वो यहाँ पे सेम रहेंगे। सो इन दिस डिफेक्ट केटाइंस अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है, और ये कौन दिखाता है, फ्रेंकल डिफेक्ट आपके लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले एलिमेंट्स या आयनिक कंपाउंड्स दिखाते हैं, और शॉर्टकी डिफेक्ट हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले एलिमेंट्स या आपके आयनिक कंपाउंड्स दिखाते हैं। जो डिफेक्ट्स ज़रूरी नहीं है कि एक आयनिक कंपाउंड एक ही तरीके का डिफेक्ट दिखाएगा, यहाँ पे AgBr आपका शॉर्टकी डिफेक्ट भी दिखा रहा है, AgBr आपका फ्रेंकल डिफेक्ट भी दिखाता है। फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड, AgBr, AgI, AgCl, ठीक है, ये आपके फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। इसके बाद आती है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इम्प्योरिटी की तरह प्रेजेंट होती है और फिर वो क्रिस्टल लैटिस को डिस्टर्ब करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ NaCl की क्रिस्टल लैटिस है, नमक में यह आपका मेन कंपाउंड है, इसके अंदर अगर स्मॉल क्वांटिटी में ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये एक इम्प्योरिटी की तरह काम करेगा। तो इम्प्योरिटी की तरह काम करने की वजह से ये एक डिफेक्ट दिखाएगा जिससे इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। पूरा NaCl का ही क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, इन्होंने ये गलत बना रखा है, Na पॉजिटिव के नीचे Cl माइनस आएगा, हम यहाँ पे समझ लेते हैं। हम जानते हैं NaCl का इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस बना होगा, NaCl का इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस बना होगा, राइट। और यहाँ पे फिर Cl माइनस प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, तो प्योर अगर होता तो इस तरीके से परफेक्टली अलाइंड होता, अगर प्योर है तो परफेक्टली अलाइंड है। बट व्हाट इज हैपनिंग इज यहाँ पे आपकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। क्या इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, आपकी स्ट्रोंशियम क्लोराइड इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट है तो आपको पता है स्ट्रोंशियम क्लोराइड Sr2 पॉजिटिव और 2 Cl माइनस के फॉर्म में डिसोसिएट करेगा, Sr2 पॉजिटिव और 2 Cl माइनस के फॉर्म में डिसोसिएट करता है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज ये Sr+2 आपकी NaCl की क्रिस्टल लैटिस पे जाके थोड़ा सा चेंजेस करता है। अब सिस्टम के अंदर अगर आप क्रिस्टल लैटिस के अंदर Sr+2 को भेज रहे हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा नहीं हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना, क्योंकि आप Sr+2 को भेज रहे हैं, तो उसको तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। अगर आपके पास Sr+2 इस लैटिस के अंदर आ रहा है तो 2 पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज निकालनी भी तो पड़ेगी, तो जितना पॉजिटिव आया उतना ही आपका क्रिस्टल लैटिस में से पॉजिटिव निकलेगा। तो क्रिस्टल लैटिस में से एक स्ट्रोंशियम+2 अगर आता है तो वो 2 Na पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर देता है, तो 2 Na पॉजिटिव कहीं से भी निकाल लो, लेटर से हमने यहाँ पे निकाल दिया, और यहाँ पे जो वैकेंसी बनती है, यहाँ पे जो वैकेंसी इस तरीके से बनती है, किसी एक वैकेंसी पे जाके स्ट्रोंशियम+2 अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अब ये क्यों है कि 2 पॉजिटिव वाला एक चीज़ आई तो 2 पॉजिटिव को निकलना पड़ेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में हमने एक लाइन पढ़ी थी कि आयनिक कंपाउंड में ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन्ड रहनी चाहिए। तो यहाँ पे NaCl के क्रिस्टल लैटिस में इस तरीके से इसने इफेक्ट करा है, ठीक है, इम्प्योरिटी आई है और उसने क्रिस्टल लैटिस को इफेक्ट करा है, यहाँ पे इसकी वजह से डिफेक्ट राइज हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया। इसके बाद नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि नंबर ऑफ केटायंस स्टोइचियोमेट्री मेंटेन्ड नहीं रहती है। स्टोइचियोमेट्री मेंटेन नहीं रहती, इसका मतलब नंबर ऑफ केटायंस और नंबर ऑफ एनायंस सेम नहीं है। 2 ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती है, हो सकता है नंबर ऑफ केटायंस जो है आपके एनायंस से ज़्यादा हो सकता है नंबर ऑफ केटायंस आपके एनायंस से कम हो। केटायंस को इक्विवेलेंट रखना है मेटल के, अगर केटायंस ज़्यादा होंगे तो उसे हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलेंगे, अगर केटायंस ज़्यादा होंगे तो इसे क्या बोलेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलेंगे, अगर केटायंस कम होंगे तो उसे हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। केटायंस ज़्यादा होंगे तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट,
केटाइंस कम होंगे तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन चीज़ें हो और लैटिस में से एनायंस कम हो जाए, लैटिस में से एनायंस निकल जाए, एनायंस निकलेंगे तो एनायनिक वैकेंसी आएगी। देखो नंबर ऑफ केटाइंस और नंबर ऑफ एनायंस ये वाला कैसे आ सकता है, या तो सिस्टम के अंदर एक्स्ट्रा केटाइन आ जाए, जो पूरी परफेक्ट क्रिस्टलाइन लैटिस है उसके अंदर या तो एक्स्ट्रा केटाइन आ जाए, तो एक्स्ट्रा केटाइन आएगा, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाके बैठेगा, इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठेगा। कहाँ पे जाके बैठेगा, इंटरस्टिशियल साइट पे भी जाके बैठ सकता है, और उसकी वजह से एक वैकेंसी भी क्रिएट हो सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये कैसे फॉलो हो सकता है, अगर एक्स्ट्रा केटाइन होगा परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, अगर एक्स्ट्रा केटाइन आ गया तो मेटल एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, या फिर एनायन परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड से एनायन निकल गया तो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी। अगर एनायन निकल जाएगा तो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई तो आपका ये फिर से हो जाएगा, एनायन निकल गया ना तो केटाइंस एनायन से ज़्यादा हो जाएंगे तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है। अच्छा, ये कैसे फॉलो हो सकता है, या तो एक्स्ट्रा एनायन आके बैठ जाए, या तो ऐसे हो सकता है एक्स्ट्रा एनायन आके बैठ जाए, ठीक है, या फिर केटायन निकल के केटाइनिक वैकेंसीज क्रिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ फॉलो होगी और फिर वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को लेके आएगा। अब इसी के बेसिस पे हमारी कैटेगराइजेशन है, यहीं पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। अच्छा, जो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके के फर्दर क्लासिफिकेशंस होती हैं, वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अनदर वन इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ केटायंस विल बी ग्रेटर दैन नंबर ऑफ एनायंस। ये कैसे हुआ था, सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसे होगा कि एनायंस अपनी वैकेंसी निकल गए और एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपका सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन अ कंपाउंड हैविंग एक्सेस मेटल आयन, इफ एन एनायन इज एब्सेंट फ्रॉम द लैटिस साइड देन इट क्रिएट्स वॉइड, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है। अब एक एनायन निकला है मतलब एक नेगेटिव चार्ज निकला है, तो एक नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज भी तो आनी चाहिए, जो नेगेटिव वाली चीज़ आती है दैट इज इलेक्ट्रॉन आती है, ठीक है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और यहाँ पे एग्जांपल्स लिख सकते हो NaCl, KCl और LiCl, ये क्या दिखाते हैं, आपकी एनायनिक वैकेंसीज दिखाते हैं। When alkali metal halides are heated in atmosphere of vapors of alkali metals, anionic vacancies are created. This anion then diffuse to the surface, ठीक है, इसमें आपका एग्जाम्पल जो है F सेंटर है। सो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे होता है। आपका NaCl और KCl, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, एनायनिक वैकेंसीज के एग्जाम्पल है। व्हाट इज हैपनिंग इज, कैसे होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये डिफेक्ट कैसे राइज होता है। तो NaCl के साथ, NaCl की क्रिस्टल लैटिस है, अगर आप नमक को सोडियम के साथ स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं या फिर सोडियम वेपर्स के प्रेजेंस में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एक डिफेक्ट राइज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से NaCl जो है उसका वाइट कलर किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे डिफेक्ट आता है, और डिफेक्टेड NaCl जो होता है इसका कलर येलो हो जाता है। और ये जो येलो कलर हुआ है ये क्या क्यों हुआ है, इसके पीछे F सेंटर एक नाम बोला जाता है, F सेंटर की वजह से हुआ है। मैं समझा देती हूँ व्हाट इज हैपनिंग इज कि अगर आपका NaCl का क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, NaCl आपने लिया और इसको सोडियम वेपर के साथ हीट कर रहे हो, सोडियम वेपर के साथ हीट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, उसकी वजह से डिफेक्ट आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। तो NaCl का क्रिस्टल लैटिस है तो Na पॉजिटिव होंगे, Cl माइनस होंगे, Na पॉजिटिव होंगे, Cl माइनस होंगे। अब तो याद भी हो गया होगा, Cl माइनस Na पॉजिटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl माइनस, ठीक है, यहाँ पे Cl माइनस Na पॉजिटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl माइनस, इस तरीके से आपका होने वाला है, ठीक है, ये होगा। लेकिन जब आपने इसको सोडियम वेपर के साथ हीट करा तो सोडियम वेपर में इसकी टेंडेंसी होती है सोडियम पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होने की। तो बाहर जो आपने सोडियम लिया है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है। आपको पता है हर एक एलिमेंट ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही चाहेगा ना अपना, हर एक एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करना ही चाहेगा अपना,
तो सोडियम हैज टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, तो Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है। अब Na पॉजिटिव में वो 2,8 कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है, ठीक है। तो सोडियम कन्वर्ट्स इनटू सोडियम पॉजिटिव एंड एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, ठीक है। तो सोडियम वेपर के साथ जब आपने हीट करा और ये क्रिस्टल लैटिस के बाहर गया, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव जो आपका बाहर सोडियम वेपर से आया और एक इलेक्ट्रॉन निकल के आया, इस Na पॉजिटिव ने आपके एक क्रिस्टल लैटिस में से एक एनाइन को पुल कर लिया, एक एनाइन को पुल कर लिया, तो Na पॉजिटिव और Cl माइनस निकल जाएंगे, Na पॉजिटिव और Cl माइनस निकल जाएंगे और इसकी वजह से यहाँ पे एनाइनिक वैकेंसी आ गई। अब Cl माइनस निकला है तो पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज डिस्टर्ब हो गए, उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर एक नेगेटिव आपने यहाँ से Cl माइनस आपको आपने निकाला है तो एक नेगेटिव देना भी तो चाहिए, तो ये कौन नेगेटिव जाके बैठेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाएगा। Cl माइनस जो निकला है, जिस Cl माइनस को Na पॉजिटिव ने पुल कर लिया था क्रिस्टल लैटिस में, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गया और ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपकी पूरे क्रिस्टल लैटिस में कलर आता है। तो NaCl नमक वैसे तो वाइट कलर का होता है, बट इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से NaCl के क्रिस्टल लैटिस में येलो कलर आता है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाके बैठा हुआ है, इसी पोजीशन को F सेंटर बोलते हैं। तो F सेंटर की जनरेशन की वजह से, F सेंटर जनरेट होना मतलब इलेक्ट्रॉन जाके क्रिस्टल लैटिस में बैठ जाता है, उसी की वजह से कलर आता है क्रिस्टल लैटिस। ऐसे अगर KCl का क्रिस्टल लैटिस होगा और उसको पोटेशियम वेपर के साथ हीट कर रहे हो, तो सेम प्रोसेस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जाके वहाँ पे बैठ जाएगा और पोटेशियम की लैटिस में वो पर्पल कलर इम्पार्ट करता है या पिंक कलर इम्पार्ट करता है, पर्पल पिंक वॉयलेट कलर इम्पार्ट करता है। सो ये आपका मेटल एक्सेस। अच्छा, ये मेटल एक्सेस कैसे हुआ? ये मेटल एक्सेस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे अब आप देखो Cl माइनस तो निकल गया ना, तो नंबर ऑफ केटायंस को हम नंबर ऑफ एनाइंस से ज़्यादा बोल सकते हैं, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, इसके बाद हमें बात करनी होती है मेटल एक्सेस डिफेक्ट की इन प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल केटायन। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, यहाँ पे आप समझ सकते हो, तो जिंक ऑक्साइड को जब आप स्ट्रांगली हीट करते हो तो ये आयनाइज हो जाता है, जिंक पॉजिटिव +2 और हाफ ऑफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज करता है। तो कुछ तो क्रिस्टल लैटिस एज इट इज होगी। अच्छा, ये आपका आयनिक वैकेंसी में F सेंटर एक्सप्लेन करा हुआ है, ये F सेंटर को एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड पे जाके एक्स्ट्रा केटायन आ गया, तो यहाँ से एनाइन निकला था इसलिए मेटल एक्सेस है, यहाँ पे केटायन एक्स्ट्रा आ गया इसलिए मेटल एक्सेस है, ठीक है। सो ये वाला एग्जांपल आप बोल सकते हो कि जिंक ऑक्साइड की लैटिस है। जिंक ऑक्साइड की लैटिस में जब आप इसको स्ट्रांगली हीट कर रहे हो तो एक्स्ट्रा जिंक +2 जनरेट हो जाता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा जिंक +2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं। तो जिंक ऑक्साइड की पूरी लैटिस में जो एक्स्ट्रा जिंक +2 जनरेट हुआ है वो इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ जाता है, और अगर जिंक +2 गए तो उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अगर एक ही चीज़ गई है, A पॉजिटिव गया तो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एनायन तो नहीं मानेंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है। केटायन ज़्यादा हो गए तो ये भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, और ये क्यों है कि क्योंकि केटायन एक्स्ट्रा बैठा हुआ है इंटरस्टिशियल साइड पे, ठीक है। So when excess of positive charge is located on the interstitial side, this type of defect is shown by zinc oxide. Zinc oxide is heated, it loses its oxygen, and excess of zinc +2 जो बना है वो interstitial side पे चला जाता है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए आपके साथ में उसके इलेक्ट्रॉन्स भी जाते हैं, उसके साथ उनके इलेक्ट्रॉन्स भी जाते हैं, ठीक है, जो इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ जाते हैं। और इसी की वजह से जिंक ऑक्साइड का भी लैटिस जो है वो येलो कलर का हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कलर को इम्पार्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल डेफिशिएंसी में नंबर ऑफ केटायंस नंबर ऑफ एनायंस से कम होने वाले हैं। नंबर ऑफ केटायंस नंबर ऑफ एनायंस से कम होने वाले हैं। ये कैसे होगा? या तो केटायनिक वैकेंसी राइज हो जाए, क्या राइज हो जाए? केटायनिक वैकेंसी आ जाए तो केटायंस कम हो जाएंगे, या फिर एक्स्ट्रा एनायन आके बैठ जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि केटायनिक वैकेंसीज कैसे राइज होती है। ये यूजुअली उनको वो वाले लैटिस दिखाते हैं जहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है, जहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आते हैं वो इस तरीके के डिफेक्ट्स को दिखाते हैं।
जैसे अगर हम बात करते हैं आयरन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कॉमनली है, आयरन +2 और आयरन +3, ठीक है। अगर मैं बोलूं फेरिक ऑक्साइड वाली, यहाँ पे समझ सकते हो, अगर मैं बोलूं कि FeO की क्रिस्टल लैटिस है, FeO की क्रिस्टल लैटिस है, मतलब आयरन +2 और O2- की क्रिस्टल लैटिस है। बट डिफेक्ट में क्या होता है, आयरन +2 में से सपोज करो आयरन +2 के कुछ पार्टिकल्स आयरन +3 में कन्वर्ट हो गए। अब आयरन ऑक्साइड की जो क्रिस्टल लैटिस होगा, हो सकता है उसमें ये आयरन +3 आपका एक बेसिकली डिफेक्ट राइज करेगा, आयरन +3 की वजह से यहाँ पे डिफेक्ट राइज करेगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना। अगर मैं बोल रही हूँ आयरन +2 है, O2-, परफेक्टली अगर क्रिस्टलाइन बनाए तो वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। परफेक्टली क्रिस्टलाइन अगर हम बना रहे हैं तो आयरन +2 O2-, आयरन +2 O2-, O2-, आयरन +2, आयरन +2 O2-। ठीक है, आप इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपने फर्दर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना। चलो अब ये कर दिया। अब सपोज करो इस परफेक्टली क्रिस्टलाइन लैटिस में, ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, सारे आयरन अपनी जगह पे है, सारे ऑक्साइड अपनी जगह पे, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज भी सेम है, टोटल नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस भी सेम है। अब हो सकता है ड्यू टू XYZ रीजंस आयरन +2 के दो बाहर जो आयरन पूरी क्रिस्टल लैटिस में जो थे कुछ पार्टिकल्स, लेट अस से कि 3 मोल्स ऑफ आयरन +2 किस में कन्वर्ट हो गए, मतलब आयरन +2 जो है किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन +3 में कन्वर्ट हो गया, आयरन +2 आयरन +3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आयरन +3 फिर इस लैटिस के अंदर घुसना चाहेगा, तो लेट अस अज्यूम कि 2 आयरन +3 इस लैटिस में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 2 आयरन +3 इस लैटिस के अंदर इन्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 आयरन +3 अगर इस लैटिस में आ रहे हैं तो इस लैटिस के अंदर टोटल +6 चार्ज आप इंक्रीज कर रहे हो। तो टोटल चार्ज मेंटेन करने के लिए +6 चार्ज की चीज़ें भी तो निकालनी पड़ेगी। अगर 2 आयरन +3 लेके आ रहे हो तो इस लैटिस में से +6 चार्ज की चीज़ें निकालनी पड़ेगी, मतलब 3 आयरन +2 निकालने पड़ेंगे। अगर 2 आयरन +3 आ रहे हैं तो 3 आयरन +2 को निकालना भी तो पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर इसके अंदर पूरी लैटिस है, मेंटेन्ड है, 2 आयरन +3 आ रहे हैं, मतलब +6 एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है, तो +6 निकालना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 आयरन +2 निकल जाते हैं, कहीं से भी निकाल लो यार, कहीं से भी 3 आयरन +2 निकाल लो और उनकी जगह आके 2 आयरन +3 बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आयरन कम हो गया, एक मेटल कम हो गया, तो 3 आयरन निकले, 2 ही आयरन +3 आए, 3 आयरन +2 निकले लेकिन 2 ही आयरन +3 आए, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक मेटल कम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे कि यहाँ से तो मेटल निकल गया, तो यही तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, यही तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आयरन ऑक्साइड की जो लैटिस होती है उसमें कई बार इस तरीके से चीज़ें लिखी होती है, जिसका मतलब 100% आयरन +2 नहीं है, सिर्फ 93% आयरन +2 है, बाकी जो 7% है वो आयरन +3 है। यहाँ पे 96% ऑफ आयरन +2 है, बाकी 4% आयरन +3 है। तो आयरन ऑक्साइड अगर लिखा होता तो इसका मतलब 100% आयरन +2 है और 100% O- है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे 1 नहीं है, 0.93, मतलब 1 से कम, 100% से कम आयरन +2। आई बात समझ में। सो दिस इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो यहाँ पे हमारे डिफेक्ट्स पूरे हो गए हैं। अभी हमें बात करनी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है। यहाँ पे नॉन स्टोचियोमेट्री आएगा, स्टोचियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई। अभी हमें बात करनी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर चलेंगे।
सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो आपके सॉलिड्स जो हैं वो 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सॉलिड आपके कंडक्टर्स का भी काम कर सकते हैं, ठीक है, वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर, आपके घरों में जो बिजली की तारें हैं वो क्या है, कॉपर वायर ही तो है, तो उनके थ्रू करंट पास कर सकती है। गुड कंडक्टर्स हो सकते हैं, मॉडरेट कंडक्टर्स हो सकते हैं, आपके सॉलिड्स मॉडरेट कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके घरों में सिर्फ कॉपर की ही तारें क्यों है, हमारे पास तो मेटल्स बहुत सारे हैं, हमारे पास आयरन मेटल है, हमारे पास कॉपर मेटल है, हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास प्लैटिनम है, हमारे पास बहुत सारे मेटल्स है। 75% ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज योर मेटल। 75-78% पूरा जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे मेटल्स ही तो प्रेजेंट है। एस ब्लॉक मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल्स हैं, पी ब्लॉक में भी आधे मेटल्स हैं, तो आधे से ज़्यादा तो मेटल्स ही मेटल्स हैं। लेकिन हम सिर्फ कॉपर वायर को ही क्यों कंसिडर करते हैं, वाई नॉट अदर मेटल्स? क्योंकि कॉपर वायर्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स, सारे मेटल्स गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं। तो ऐसे ही सॉलिड स्टेट में मॉडरेट कंडक्टर्स भी होते हैं, और सॉलिड जो स्टेट की चीज़ें होती हैं हो सकता है वो बिल्कुल भी कंडक्ट ना करें, सो वेरी वीक कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्शन की प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड को फर्दर हमने डिवाइड करा हुआ है एज मेटल्स, एज नॉन मेटल्स, एज योर नॉन मेटल्स बेसिकली, और इंसुलेटर्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है, और एज अ सेमी कंडक्टर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज सॉलिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एज मेटल्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। सो यहाँ पे कंडक्टिंग रेंजेस आपको दिखा रखी है। सो यहाँ पे रेंज बता रखी है, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। सारी चीज़ें आराम से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये सारी रेंज याद रखनी है, ठीक है। जो कंडक्शन प्रॉपर्टी होती है, जो कंडक्टिंग रेंज होती है एक सॉलिड की, वो 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻7 तक वैरी करती है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, तो सॉलिड विथ कंडक्टिविटी जिनकी जो रेंज होती है कंडक्टेंस की, अगर वो 10⁴ से लेकर 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की वैल्यू दिखाते हैं, कंडक्शन प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स हैव कंडक्टिविटी इन ऑर्डर ऑफ 10⁻7 आर वेरी गुड कंडक्टर्स, मतलब यहाँ तक की जो कंडक्शन वैल्यू दिखा देते हैं वो तो बहुत ही बढ़िया कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन 10,000 से लेकर 10⁻7 तक अगर किसी की कंडक्टेंस वैल्यू है तो वो बहुत ही बढ़िया कंडक्टर्स होते हैं। जब हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स की, तो 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मतलब साइमन मीटर इनवर्स की जो कंडक्टेंस वैल्यू दिखाते हैं वो सेमी कंडक्टर्स बोले जाते हैं। और अगर आपके 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻4 सॉरी 10⁻, उल्टा बोल रही हूँ, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। रेंज में आपको ऐसे याद करो, ध्यान से सुनो। सॉलिड की जो कंडक्टेंस वैल्यू होती है, सॉलिड की जो कंडक्टेंस वैल्यू होती है, इनको ना याद कर लेना सिर्फ, वो 10⁻⁻20 साइमन मीटर इनवर्स होता है ना कंडक्टेंस, वहाँ से लेकर 10⁻7 तक, हाँ 10⁻7 ओम इनवर्स बोल लो, मीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स बोल लो, कंडक्टेंस वैल्यू होती है ये, ठीक है। क्लियर है? कंडक्टेंस क्या होता है अगर आपको नहीं पता, आर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आर रेजिस्टेंस होता है, सी कंडक्टेंस होता है। ये सारी चीज़ें हम उसमें करेंगे, डोंट वरी। अगर आपको कंडक्टेंस नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम जब चैप्टर करेंगे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें करेंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, सिर्फ वैल्यूज़ याद कर लो। तो 10⁻⁻20 और 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। ये वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, और ये वेरी लार्ज वैल्यू है ना, समझ आ रहा है ना। 10⁻7 बड़ी वैल्यू है, 10⁻20 बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये पूरे सॉलिड की कंडक्टेंस की रेंज है। अब ये फर्दर कैटेगराइज करी जाती है, ये पूरा सॉलिड 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। वी हैव मेटल्स, वी हैव सेमी कंडक्टर्स, we also have
इंसुलेटर्स, वी ऑल्सो हैव इंसुलेटर्स। ठीक है, ये पूरे सॉलिड को इस तरीके से हमने डिवाइड करा हुआ है। जब हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स की जो कंडक्टेंस रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 10 to the power 4 से 10 to the power 7। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स मतलब हाई वैल्यू होगी, तो कौन सी रेंज लोगे, 10 to the power 7, या फिर यहाँ पे ना उल्टा करो, यहाँ पे आप इंसुलेटर्स लिखो सो दैट आपको वैल्यूज इस तरीके से याद हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे लिखो मेटल्स, राइट, ओके। अब देखो जो मेटल्स का कंडक्टेंस रेंज होता है वो 10 to the power 4 से लेकर 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बड़ी वैल्यू जहाँ पे होगी वो अच्छे कंडक्टर्स होंगे, मतलब मेटल्स होंगे। यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की जो रेंज होती है वो 10 to the power, सेमीकंडक्टर्स की रेंज 10 to the power -6 से लेकर, यहाँ पे 4 पे खत्म हो रहा है, 10 to the -6 से लेकर 10 to the power 4 की रेंज होगी। और इंसुलेटर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 10 to the -20, और यहाँ पे रेंज जो है इंसुलेटर्स की बहुत ही कम कंडक्टेंस वैल्यू होती है। तो इस रेंज में होगा तो वो इंसुलेटर है, इस रेंज में होगा तो सेमीकंडक्टर है, और इस रेंज में होगा तो वो कंडक्टर है। ठीक है, तो ये रेंज आपको याद रखनी है। सो वी हैव इंसुलेटर्स, वी हैव सेमीकंडक्टर्स, वी हैव मेटल्स। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो ये आपका सॉलिड की कैटेगराइजेशन है। अभी हमें देखना है कि इंडिविजुअली मेटल्स कैसे कंडक्ट करते हैं, और साथ के साथ सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टॉपिक आता है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में, चलिए। सो सबसे पहले कंडक्टेंस हम देख रहे हैं थ्रू योर मेटल्स। मेटल्स का जो रेंज था वो कितना था, 10 to the power 4 से लेकर 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स का रेंज था। सो यहाँ पे कंडक्टर्स में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल क्यों कंडक्ट करते हैं, इनके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से आपके ये कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में भी कंडक्ट करते हैं, मोल्टन स्टेट मतलब फ्यूज स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट में भी कंडक्ट करते हैं मेटल्स। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल में ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो ज़्यादा कंडक्टेंस वैल्यू होगी। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दे आर सो क्लोज टू एनर्जी। अच्छा, हमने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उस चैप्टर के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स होते हैं। अगर एमओटी थ्योरी पढ़ी है तो समझ आ जाएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, याद है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो कंबाइन करके एक नीचे गिरता था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक ऊपर गिरता था। जो नीचे वाला होता था वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता था और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ऐसे ही जो मेटल एटम्स होते हैं वो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो इस तरीके से दिखता है, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा। अब मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स या सेमी मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है। हर एक सॉलिड जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप ये समझ सकते हो कि एक होता है फिल्ड बैंड और दूसरा होता है वेकेंट बैंड या एम्प्टी बैंड। एक होता है फिल्ड बैंड और दूसरा होता है वेकेंट बैंड या एम्प्टी बैंड। ऐसे ही ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, दिस इज योर फिल्ड बैंड, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। फिल्ड बैंड मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और जहाँ पे खाली बैंड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब जो कंडक्टेंस देखने को मिलती है वो डिपेंड करता है कि इस फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड में कितना गैप है, इस फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड में कितना गैप है। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टेंस क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं फ्रॉम फील्ड बैंड टू वेकेंट बैंड। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इसी की वजह से कंडक्टेंस आती है। तो यहाँ पे मेटल्स के केस में ये फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड के बीच में ये ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड में बहुत इजीली चला जाएगा और बहुत इजीली वो कंडक्ट कर सकता है, इसलिए मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो ये फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड में कम गैप होता है। तो टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से
इलेक्ट्रॉन जम्प्स इजीली, तो वो फिल्ड बैंड से एम्प्टी बैंड में इजीली जंप हो जाता है और उसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। तो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से इंक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैसे तो जंप कर जाएगा, लेकिन जब टेम्परेचर दोगे तो और एनर्जी आके और जल्दी जंप करेगा और अच्छे से कंडक्ट करेगा। इंसुलेटर में एम्प्टी बैंड और वेकेंट बैंड के बीच में इतना ज़्यादा गैप है कि electrons are never able to jump. Electrons are never able to jump. ठीक है, अगर never able to jump इसका मतलब insulators can never conduct electricity. ठीक है, तो इंसुलेटर्स तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो इंसुलेटर्स की तरह भी काम कर सकते हैं और मेटल्स की तरह भी काम कर सकते हैं, इन्हें सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। इंसुलेटर्स की तरह कब काम करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉन जंप कब नहीं करेगा? लो टेम्परेचर पे नहीं करेगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। तो सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स की तरह काम करे, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है सेमीकंडक्टर का, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके मेटल्स की तरह काम कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में वो मेटल्स और इंसुलेटर्स दोनों की तरह काम करते हैं, इसलिए हम सेमी मेटल्स या सेमीकंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कंडक्शन बैंड होता है जो आपका दिखता है। यहाँ पे यही चीज़ बोल रखी है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स कंबाइंस टू गिव द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, और इनके बीच में एक एनर्जी गैप होती है। जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके एम्प्टी फिल्ड या अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड के कंपैरिजन में बेसिकली ओवरलैप करते हैं और इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करके कंडक्टिविटी दिखा सकते हैं। सिर्फ यही चीज़ लिखी हुई है। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, जो नीचे वाले बैंड में और ऊपर वाले बैंड में जो गैप है वो बहुत ही कम है। गैप तो है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही, लेकिन गैप है, लेकिन वो कम है। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जम्प टू कंडक्शन बैंड एंड शो सम कंडक्टिविटी। जो नीचे वाला बैंड है इसे वैलेंस बैंड बोलते हैं और ऊपर वाला बैंड जो खाली है इसे कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जंप करता है और कंडक्टिविटी दिखाता है। ये वाली लाइन बोल के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सिंस मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, सब्सटेंसेस जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या दिखाते हैं? दे शो कंडक्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, सेमीकंडक्टर्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो बात, सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट कर सकते हैं, इनके अंदर कंडक्टिविटी देखने को मिल सकती है। कंडक्टिविटी किस तरीके से देखने को मिल सकती है? या तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो सेमीकंडक्टर्स का तो कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जंप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जंप कर रहे थे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड वो इंक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन जंप इंक्रीज कर जाएगा, तो इसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। या फिर कंडक्टिविटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स की? बाय डोपिंग। डोपिंग का मतलब है इसमें इम्प्योरिटी डाल के आप सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सो टेम्परेचर वाली तो बात आपको समझ आ गई। अभी हमें डोपिंग समझनी है। डोपिंग मैं आपको समझा देती हूँ। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपका सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स मतलब जिनके अंदर इम्प्योरिटी नहीं प्रेजेंट होती, इनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोले जाते हैं। लेकिन अगर हमें सेमीकंडक्टर्स की बेसिकली कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो वी हैव इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। इम्प्योर की जगह हम डोप्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। वी हैव डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। इन डोप्ड सेमीकंडक्टर्स को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं
ये दो तरीके के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में आपके पास सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है प्योर फॉर्म में, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में आप सिलिकॉन के साथ फॉस्फोरस का एडिशन कर सकते हो, ठीक है, या फिर सिलिकॉन के साथ एल्यूमिनियम का एडिशन कर सकते हो। ये इम्प्योरिटीज़ जब आप ऐड कर देते हो, फॉस्फोरस और एल्यूमिनियम क्या है, इम्प्योरिटीज़, तो इसकी वजह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स राइज होते हैं। इनको फर्दर एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो मैं आपको पूरी स्टोरी समझा देती हूँ। आपके पास ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं और सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, देखो कार्बन इसके अंदर जो होता है वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और आपके यहाँ पे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली आ जाती है, राइट। अगर नाइट्रोजन को देखो, वैलेंस एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 है, तो वैलेंस शेल में नाइट्रोजन फैमिली के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वैलेंस शेल में। नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नाइट्रोजन के फैमिली में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल के अंदर, राइट। और कार्बन फैमिली में एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, 2 4 कॉन्फ़िगरेशन रहती है इसकी। तो कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स जो होंगे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हमारे किसके पास होंगे, सिलिकॉन के पास होंगे। समझ आ रही है बात। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जो होते हैं इनको हम बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स भी बोलते हैं। बोरॉन फैमिली में बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3। तो वैलेंस शेल में बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप 14 में जो आपके सिलिकॉन्स और जर्मेनियम है, इनकी अगर मिक्सिंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ कर दे तो वो इम्प्योरिटी राइज करती है। ऐसे ही ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की मिक्सिंग आप ग्रुप 15 के साथ मिक्स कर देते हैं, तो आपके ग्रुप 14 को अगर आप 13 के साथ मिक्स कर रहे हो या ग्रुप 14 को ग्रुप 15 के साथ मिक्स कर रहे हो तो इम्प्योरिटी राइज होती है। ग्रुप 13 को इसके साथ जब मिक्स कर रहे हो तो उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स राइज होते हैं। ग्रुप 14 को ग्रुप 13 के साथ मिक्स कर रहे हो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स राइज होते हैं। और ग्रुप 14 एलिमेंट्स को इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ मिक्स कर रहे हो तो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स राइज होते हैं, ठीक है। एन का मतलब नेगेटिव, पी का मतलब पॉजिटिव। अब ये होते कैसे हैं तो ध्यान से देखो, ये आपका पूरा सिलिकॉन के एटम्स है, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन के एटम्स है, देखो ये एक सिलिकॉन का एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला और ये वाला और ये वाला, 4 हो गए। ऐसे ही दूसरा सिलिकॉन का एटम होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, दूसरा सिलिकॉन एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये इसका 8 दिख रहे हैं, बट ये दूसरे सिलिकॉन एटम का इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से देखो ये वाले सिलिकॉन एटम का इलेक्ट्रॉन ये है, ऐसे ही ऊपर वाले सिलिकॉन एटम का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ऐसे ही साइड वाले सिलिकॉन एटम का ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो आपको दिख रहा है, और ऐसे ही अगर हम बात करें ये वाले सिलिकॉन एटम का इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये पूरी प्योर सिलिकॉन से बनी हुई है, प्योर सिलिकॉन वाली क्रिस्टल लैटिस है, राइट। और ये भी सेमीकंडक्टर है, बट ये कौन सी है, इंट्रिंसिक, क्योंकि ये प्योर सिलिकॉन से बनी हुई है। अब क्या होता है, अगर हम बात करें आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है। आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है। अगर आपको याद है तो नाना पाटेकर, एक्ट्रेस, सबसे बिंदास। तो नाइट्रोजन फैमिली का एक एलिमेंट अगर इसके साथ मिक्स करा जाता है तो एक सिलिकॉन निकल के आर्सेनिक आ जाएगा, एक सिलिकॉन निकल के आर्सेनिक आ जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, सिलिकॉन के केस में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन एक सिलिकॉन निकल गया, आर्सेनिक आया, तो आर्सेनिक में ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ, नाइट्रोजन फैमिली में एक एक्स्ट्रा 5वां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 4 जो थे वो तो आ जाएंगे, बट एक 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी।
लेकिन यहाँ पे कंडक्टिविटी जो इंक्रीज करी एक नेगेटिव चार्ज की वजह से करी गई है, तो इसलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ऐसे ही अगर आप सिलिकॉन लैटिस में ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में ग्रुप 13 के एलिमेंट्स मतलब बोरॉन के साथ आपने मिक्स करवा दिया, तो बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, सिलिकॉन हटाया तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, बोरॉन ने जब सिलिकॉन को रिप्लेस करा तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ पे देखो सारी जगह इलेक्ट्रॉन था, जब बोरॉन आया तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब एक होल क्रिएट हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक होल क्रिएट हो गया, होल को पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अब ये होल क्रिएट होने की वजह से आप बोल सकते हो कि एक जगह खाली होगी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली भी मूव कर सकते हैं। होल क्रिएट होने की वजह से या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। यहाँ पे कंडक्टिविटी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुई, और यहाँ पे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की इंक्रीज की वजह से हुई। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम आया तो इसे हम बोलेंगे कि पॉजिटिव टाइप ऑफ आपका क्रिस्टल सेमीकंडक्टर्स आया। और ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? डोप्ड सेमीकंडक्टर्स बोल सकते हो, या फिर इनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोल सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपके सेमीकंडक्टर्स में जब आप डोपिंग करते हैं तो डोपिंग की वजह से, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, तो डोपिंग की वजह से भी कंडक्टिविटी राइज करती है। टेम्परेचर की वजह से तो करती ही करती है, बट डोपिंग की वजह से भी कंडक्टिविटी राइज करती है। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट जो पोर्शन रह जाता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रह जाता है। तो जितने भी सॉलिड्स है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो मैग्नेटिज्म क्रिएट करेगा ही करेगा, राइट। तो एटम्स जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स 2 तरीके के मोशन दिखाते हैं। जैसे अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है और सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे स्पिन करता है। तो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, जिसे हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है, इसे बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फिर से घूम रहा है, एक तो स्पिन कर रहा है, उसकी वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट राइज होता है, और एक वो चारों तरफ चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस की, तो इसकी वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। तो स्पिन और आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से आपके सॉलिड चीज़ें मैग्नेटिज्म दिखाती है। कुछ मैग्नेटिज्म ज़्यादा हो सकती है, कुछ आपकी मैग्नेटिज्म रिपल्सिव नेचर की हो सकती है, कुछ कम हो सकती है। तो उसी बेसिस पे हमने मैग्नेटिज्म को डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, एवरी सब्सटेंस, हर एक सब्सटेंस जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है, क्योंकि हर सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन एटम तो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होगा। तो चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं, और जो मोशन होता है वो 2 तरीके का होता है, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस। इन स्पिनिंग की वजह से आपका मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज स्पिनिंग मोशन एंड दिस इज ऑर्बिटिंग मोशन, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, हर एक सब्सटेंस जो है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज दिखाता है, कुछ कम, कुछ ज़्यादा, कुछ रिपल्सिव, वो सारी चीज़ें अलग बात है। बट ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज पैरामैग्नेटिज्म, अनदर वन इज डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। ये 5 चीज़ें होती है। सबसे पहले हम पैरामैग्नेटिज्म की बात करते हैं। तो बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है, जो पैरामैग्नेटिज्म होता है ये क्या करता है, ये पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है? नंबर 1, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये पैरामैग्नेटिज्म क्यों देखने को मिलता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। ये वीकली अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको किसी भी मैग्नेट के पास छोड़ दो तो ये वीकली अट्रैक्ट होगा। एक होता है स्ट्रॉन्ग पुल, एक होता है वीक पुल। तो कोई भी पैरामैग्नेटिक चीज़ है उसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो तो ये वीकली अट्रैक्ट करेगा। तो वीकली अट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सब्सटेंस विच इज वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, they magnetize in the magnetic field is same direction, they lose its magnetism। मतलब बेसिकली जब ये वीकली अट्रैक्ट होगा तो इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाएंगी।
बट जैसे ही आपने ये मैग्नेटिक फील्ड हटाई, यहाँ पे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। वीकली अट्रैक्टिव का मतलब है अगर आप कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, राइट, कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड्स में रखा तो ये फॉर अ टाइम विल मैग्नेट बन जाएगा, बट वीक मैग्नेट बनेगा। ठीक है, अगर आप ये मैग्नेटिक फील्ड्स हटा देते हैं, अगर आप ये मैग्नेटिक फील्ड्स हटा देते हैं तो फिर से वो नॉन मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। समझ आ रही है बात? फिर से बोलती हूँ, कोई चीज़ पैरामैग्नेटिक है उसका मतलब क्या है, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहली बात, और अगर आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फॉर अ टाइम विल वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही आप ये मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो वापस से ये नॉन मैग्नेटिक बन जाएगा। तो ये चीज़ लिखी है, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मैग्नेटिज्म अपना लूज कर देते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ना हो तो। पैरामैग्नेटिज्म अराइजेज ड्यू टू एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पैरामैग्नेटिज्म अराइज होगा। इसमें एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। ठीक है, आयरन +3 की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 4s2 3d6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयरन +3 की बात करेंगे तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अब 3d5 में देख लो, पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इसकी वजह से तो आपका पैरामैग्नेटिज्म होता है। ऐसे ही क्रोमियम +3 की भी बात करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, राइट। O2 के अंदर भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है। इसके बाद डायामैग्नेटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये ना रिपल्सिव नेचर की होता है। डायामैग्नेटिज्म, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड फॉर्म में होंगे। यहाँ पे एग्जांपल आप जिंक +2 का भी दे सकते हैं। जिंक +2 में 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे होंगी वहाँ पे डायामैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि फुली फिल्ड में सारे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो डायामैग्नेटिज्म दिखाएंगे। डायामैग्नेटिज्म मतलब कोई भी चीज़ डायामैग्नेटिक है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सिव प्रॉपर्टी को दिखाएंगे। वहाँ पे अट्रैक्शन था, यहाँ पे रिपल्शन देखने को मिलेगा। सो दे आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल वाटर, NaCl, C6H6, इन सबके ये सारे डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय द सब्सटेंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं एंड कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्स द मैग्नेटिक मोमेंट एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक करेक्टर। ठीक है, इसके बाद फेरोमैग्नेटिज्म वाला पोर्शन होता है। जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है वो कौन कौन दिखाता है, सो वी हैव आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलियम, ये आपके फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं। यहाँ पे इन सबके इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रैंडम मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, डोमेन्स बनाते हैं। ये सारे ना जितने भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बोल दो डोमेन्स है। ये ऐसे रैंडम अरेंजमेंट होती है, लेकिन जैसे ही इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये सारे अपने आप को अलाइन कर लेंगे बिल्कुल सीधे। पहले ये रैंडमली प्रेजेंट होते हैं कैसे भी करके, बट जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा ये सारे अपने आप को अलाइन कर लेंगे इस डायरेक्शन में, सारे अलाइन कर लेंगे। उसके बाद जब मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे भी ना, जब मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे भी ना तो इसी तरीके से रहेंगे, इसी तरीके से रहेंगे। तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है। एक बार मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद अनलाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर होगा मैग्नेट के रखने के बाद और फिर मैग्नेट अगर हटाओगे, मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे तो ये मैग्नेट ही बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो दीज सब्सटेंसेस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। क्लियर है? इन द सॉलिड स्टेट मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स। जो मेटल आयंस होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप कर जाते हैं जिनको डोमेन्स बोलते हैं। दस ईच डोमेन एक्ट्स एज अ, हर एक डोमेन जो है आपका मैग्नेट की तरह काम करता है। सारे एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जब आप रिमूव भी करते हैं तो वो मेंटेन रहता है, इसलिए वो परमानेंट मैग्नेट की तरह एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में तो मैग्नीज ऑक्साइड ये दिखाता है, और यहाँ पे इन सबके रैंडम डोमेन्स होते हैं, दिखने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये पैरामैग्नेटिज्म दिखा रहे हैं, बट इन रियलिटी इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है। इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्यों 0 होता है?
क्योंकि देखने में आपको लग रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बट नेट अगर आप देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेगा, ऐसे भी होगा। तो जितने अप स्पिन्स होते हैं उतने ही डाउन स्पिन्स भी होते हैं। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में, और फेरीमैग्नेटिज्म में आपके एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक मोमेंट से कंपेयर करके कम आते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट कैंसिलेशन नहीं होती है। फेरोमैग्नेटिज्म में आप ये दिखा के आएंगे, डायमैग्नेटिज्म में इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म में आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे रैंडम डायरेक्शंस। फेरोमैग्नेटिज्म में सबको सेम डायरेक्शन में दिखाएंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जितने ऊपर दिखाएं उतने ही नीचे दिखाएंगे, और आपका फेरीमैग्नेटिज्म में थोड़े ऊपर वाले ज़्यादा दिखाना और नीचे वाले कम दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ही चीज़ें कैंसिल कर रही है, सिर्फ कुछ ही चीज़ें कैंसिल कर रही है, नेट चीज़ आएगी लेकिन एक्सपेक्टेड से कम आएगी। इसके एग्जाम्पल्स ये वाले, ठीक है। सो यहाँ पे अनइक्वल नंबर होते हैं, ठीक है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल स्पिन्स अनइक्वली अलाइंड होते हैं, इसकी वजह से ये देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? सो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का भी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ वाला भी टॉपिक हमने खत्म कर लिया है, और डिफेक्ट्स का वाला टॉपिक भी हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है। आई होप यहाँ पे पूरा सॉलिड स्टेट खत्म कर लिया और अब आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे इसको। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अब हमें करने हैं। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो ही मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगी, और मुझे रिस्पॉन्स आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, बेफिक्र होके लिखिए। मैं रोज़ कमेंट सेक्शंस आपके पढ़ती हूँ, अगर एक भी कमेंट आता है तो मैं रोज़ पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई भी कर दूँ, ठीक है। जो जेन्युइन होते हैं उनके रिप्लाईज़ भी मैं रेगुलरली देती हूँ, आप जानते ही होंगे, ठीक है। सो अगर मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे चाहते हैं कि एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करें, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना है, ठीक है। मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो ही मैं आपको फॉरवर्ड करके दूँगी। सो यहाँ पे हम पार्ट 6 में मिलेंगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जहाँ पे हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट फिर हमारा पूरा हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो सॉल्यूशंस रहेगा, और सॉल्यूशंस के बाद फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम।